तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिजिक्स पार्ट 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को लाइक करके अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। आज टॉपिक है सर तरंग गति तथा ध्वनि। देखिएगा, तरंग गति दो प्रकार का होता है सर, एक यांत्रिक तरंगे और एक अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे में देखिएगा सर, माध्यम की जरूरत होता है, ठोस द्रव गैस में संचरित तो होता है, लेकिन अयांत्रिक तरंगे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुदैर्ध्य तरंग के ध्वनि क्या है सर? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग में देखिएगा ध्रुवन क्या होता है? नहीं होता है। फिजिक्स है ना सर, डायरेक्ट पूछेगा भौतिक का पिता तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। लेकिन आधुनिक भौतिक का पिता कहेगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। आज का देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। पहला क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है सर? हर्ज, जो एच जेड से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम किस गुणों के प्रभाव से होता है? इसमें जड़त्व भी होता है सर और प्रत्यास्था भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दो उत्तोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तोत्तर गर्त यानी श्रृंग और गर्त के माध्यम की, देखिएगा ये दोनों का जो मध्य होता है, इसकी बीच की दूरी को कहते क्या हैं? तो इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं सर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछेगा तो देखिएगा ये ग्रीक अक्षर लैम्बडा होता है ना सर, ग्रीक अक्षर, ये लैम्बडा जो होता है ये ग्रीक अक्षर है, इसी से व्यक्त किया जाता है तरंग दैर्घ्य को। क्वेश्चन में देखिएगा 4, यांत्रिक तरंगे है कैसी? अभी जैसे बताएं यांत्रिक तरंगे एक कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो हाँ सर अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है और देखिएगा कुछ इसमें देख लीजिएगा सर यांत्रिक तरंगे में, जिसे देखिएगा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। ये देखिएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसका बना हुआ होता है? तो फोटॉन का बना हुआ होता है। और देखिएगा ये तरंग दैर्घ्य परिसर देखिएगा इसका 10 के पावर -14 से लेकर के कहाँ तक होता है? 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्षेत्र और अनुमानित शोर का स्तर दिया हुआ है। देखिएगा आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र में हो जाएगा सर 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र में हो जाएगा 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में हो जाएगा 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में हो जाएगा 65 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण देखिएगा कौन है? तो ये प्रकाश तरंगे, हाँ अभी जस्ट बताए थे ना। देखिए भूकंपीय एस तरंगे, एस तरंगे ये भी हो जाएगा। दूरी युक्त यंत्रों का उत्पन्न तरंगे, डोरी युक्त जो यंत्र होता है उत्पन्न, वो भी हो जाएगा। तो हाँ अनुप्रस्थ तरंग वो भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, किसी गैस में, देखिए गैस आ गया ना, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होता है? तो सदैव ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं होती है? तो ये निर्वात में कभी ध्वनि संचरण नहीं होता है सर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे क्या होती है सर? तो अपसर्व तरंगे होते हैं। देखिए अप मतलब होता है जो हम नहीं सुन सकते हैं, अपसर्व। देखिएगा ये 20 हर्ट्ज से क्या होता है? नीचे। अब देखिएगा श्रव्य तरंगे, ये सर देखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है श्रव्य तरंगे, जो हम लोग सुन सकते हैं। क्या होता है? प्राश्रव्य तरंगे, यानी देखिएगा प्राश्रव्य तरंगे होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जितना भी होता है प्राश्रव्य तरंगे होते हैं। प्राश्रव्य तरंग देखिएगा सर ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब होता है। प्राश्रव्य तरंग का यूज पूछ लेगा तो इस संकेत भेजने में होता है, समुद्र की गहराई को पता लगाने में, कीमती कपड़ों या वायुयान तथा घड़ी की पाठ पुर्जा को साफ करने में प्राश्रव्य तरंगे का यूज किया जाता है। देखिएगा और देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्रिस्टल की संरचना। देखिएगा क्रिस्टल की
रचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगा सर एक्स तरंगे, जिसकी खोज किसने किए थे? रोएंटजन ने। गामा किरणें, इसका देखिएगा वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, ठीक ना, और अल्फा का सबसे कम होता है। देखिएगा फॉल विलार्ड गामा किरण की खोज करता है। देखिएगा अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें, देखिएगा खोज पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने किए थे। पराबैंगनी किरण यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिएगा पराबैंगनी किरण का यूज किया जाता है अदृश्य लेखन को पढ़ने के लिए, यानी जो नहीं दिखता है उसको पढ़ने के लिए, नकली दस्तावेज की पहचान के लिए किया जाता है। और न्यूटन दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अवरक्त विकिरण को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसरप तरंगों के लिए सत्य है? इन तरंगों में देखिएगा आवृत्तियां अधिक तथा तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो हाँ सर सही है। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। तो हाँ बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। तो हाँ यानी उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा प्रसरप तरंगे को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये गॉल्टन ने किया था सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे, तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अल्ट्रासोनोग्राफी देखिएगा प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे क्या है? तो इसमें प्रसरप तरंगे यूज किया जाता है। तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है सर? देखिएगा तरंग दैर्घ्य बराबर, देखिएगा तरंग दैर्घ्य बराबर होता है तरंग की चाल, तरंग की होती है चाल और गुने क्या होता है? 1/, आवृत्ति होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली तरंगे, तो एक्स किरणें, इसको सीटी स्कैन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एफएम प्रसारण सेवा प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड प्रसार इसका कितना होता है? तो ये 88 से लेकर के 108 मेगा हर्ट्ज के मध्य होता है। क्वेश्चन में देखिएगा सर 18 ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। अब देखिएगा किसी माध्यम से ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। और देखिएगा क्या दर्शाया जाता है? आवृत्ति का हो गया ना। अब देखिएगा ये देखिएगा सर जबकि चाल एवं तरंगदैर्घ्य, अभी बताया ना कि ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। क्वेश्चन 19 देखिएगा वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण करती है उसे क्या कहते हैं? तो वो है तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग है सर। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग समान होता है, जिसका होता है 3 गुने 10 के पावर क्या होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में मैक्सवेल के द्वारा जानकारी दिया गया था विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में मैक्सवेल ने। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें सर? तो ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है, ठोसों में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि प्रयुक्त ध्वनि कितना बताया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो ये 45 डेसिबल बताया है सर। सही होना चाहिए मनुष्य के लिए। देखिएगा मनुष्य का अधिकतम श्रोता सीमा 95 डेसिबल होता है, इससे ज़्यादा मनुष्य नहीं सुन सकता है। देखिएगा कुछ अभी देखिएगा मिलाए थे, उसमें दिया हुआ था आवासीय क्षेत्र 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में कितना था? 65 डेसिबल था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ती है? तो किसका पड़ेगा सर? ताप का पड़ेगा ही, वायु का चाल का भी पड़ेगा, आर्द्रता भी पड़ेगा, लेकिन दाब का नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये हो जाएगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24
निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये हो जाएगा अवरक्त किरण का या तरंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें सर कि युग्म गलत चुनिए। तो गामा किरण के देखिएगा अभी बताए थे पॉल विलार्ड, ये सही है। एक्स किरणें का देखिएगा डब्ल्यू सी रोवेंजियन, ये भी सही है। प्राबैग्निक किरणें जोहान्स रिक्टर, ये भी सही है। दृश्य किरणें विलियम हर्शेल, ये तो गलत है ना सर। विलियम हर्शेल किसका है? अवरक्त विकिरण का है। और दृश्य किरणें का किसका है? न्यूटन का था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर का कारण किया जा सकता है किसे? तो केवल वे ध्वनि की गुणता पर किया जा सकता है सर। क्वेश्चन नंबर 27, यदि दो व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर बातचीत करें तो वे क्या हैं? देखिएगा वो क्या होंगे ना सर कि एक दूसरे के आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। क्वेश्चन कहाँ है? देखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहाँ वायुमंडल नग्न है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? जब 20 डिग्री सेल्सियस बोलेगा सर तो ये हो जाएगा लोहा में। देखिएगा बहुत सारे बता देते हैं इसमें। 29 में वायु में देखिएगा ध्वनि की चाल पूछा है कितना होता है सर? 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन अप्रॉक्स में लिया है तो 330 हो जाएगा। अब देखिएगा CO2 पूछता है सर, CO2 में होता है 260 मीटर पर सेकेंड होता है CO2 में। हाइड्रोजन में होता है सर 1269 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में होता है 1483 मीटर पर सेकेंड। पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड होता है सर। और देखिएगा भाप यानी 100 डिग्री जब होता है ना, भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है 405 मीटर पर सेकेंड। और देखिएगा सर और क्या देखिएगा कांच में होता है 5640 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा लोहा में होता है 5100 कितना होता है 30 मीटर पर सेकेंड। और देखिए सबसे ज़्यादा पूछेगा सर तो एल्युमिनियम में होता है जो 6420 मीटर पर सेकेंड सबसे ज़्यादा होता है सर एल्युमिनियम में 6420 मीटर। आगे देखिएगा अगर जो यही सर 332 मीटर पर सेकेंड होता है ना, यही अगर जो पूछ दे मील पर घंटा में, किसमें? मील पर घंटा में अगर जो पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 750 मील पर घंटा हो जाएगा सर। कितना? 750 मील पर घंटा में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, जो यानी कि लिखना चाहते हैं तो अगर जो आपके पास बुक है तो साइड में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास जो ऑफलाइन मारते हैं सेट, वो अपने सेट के बगल में ही लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ध्वनिक तरंगों की मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस हो जाने की परिघटना क्या कहलाती है? तो ये ध्वनि का क्या होगा सर? परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल व ध्वनि स्रोत के माध्यम न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर। एग्जैक्ट अगर जो पूछेगा तो 16.6 मीटर हो जाएगा। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 32, स्टेथोस्कोप ध्वनि के देखिएगा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर। देखिएगा एक आता है कोबाल्ट 16 आता है। कोबाल्ट देखिएगा सर 16 का प्रयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। सभी गैसों में सबसे कम अनुभार किसका होता है सर? तो हाइड्रोजन का होता है सबसे कम अनुभार। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन गैस में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये देखिएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल में दूर हटना आरंभ करता है तब क्या होगा? तब वह सर कि तरंग और आवृत्ति कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन में देखिएगा 35, ध्वनि देखिएगा स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ये होता है सर डॉपलर प्रभाव के कारण। इसमें क्या होता है ना सर कि आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, वही है डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग क्या होता है?
वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुसरण लगाने में, तो हाँ। पनडुब्बियों का वेग में, तो ये भी हो जाएगा। आकाश गंगाओं की गति की अनुमान में, तो ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, जाली दस्तावेज का पता लगाने में, अभी जस्ट बताया है, कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है किस पे? तो ये जो करता है सर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 39, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ही डॉपलर प्रभाव है सर। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, जब हमें कोई देखिएगा ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं, ध्वनि की तीव्रता से लगा सकते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव देखिएगा सर 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो इसका आयाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग के किया जाता है यूज। क्वेश्चन नंबर 43, किसकी तरंग दैर्घ्य लंबाई सबसे अधिक होती है? तो हो जाएगा रेडियो तरंगे का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, समीप आती हुई 44 नंबर, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी का आवृत्ति का तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो कौन सा घटना हो जाएगा? अभी जस्ट हुआ है ना सर, डॉपलर प्रभाव। देखिएगा बिग बैंग का बहुत अच्छा है, 2 नाम आता है और सस्पिशन होता है बिग बैंग में। बिग बैंग सिद्धांत का श्रेय अगर जो पूछ देगा इसका श्रेय किसको जाता है, तो एडविन हब्बल को जाता है। लेकिन बिग बैंग सिद्धांत दिए थे किसने? तो जॉर्ज लेमंत्रे ने दिए थे। देखिएगा चार्ल्स का नियम, ये गैसीय नियम से क्या है? संबंधित है, गैसीय नियम पर आधारित है। देखिएगा आर्किमिडीज उत्प्लावन बल का सिद्धांत, उत्प्लावन जो सिद्धांत था वो दिए थे। क्वेश्चन में देखिएगा 45, अभी जस्ट बताया है 20 से 20,000 हर्ज के बीच में देखिएगा क्या होता है? तो ये श्रव्य तरंगे हैं जो हम लोग सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, पराबैंगनी किरणों ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? ऑप्शन के अनुसार देखिएगा अवरक्त किरण हो जाएगा सर। अब देखिएगा गामा किरणें, ये नाभिकीय अभिक्रिया कृत्रिम रेडियो धर्मिता में यूज किया जाता है। एक्सरे किरणें चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है एक्स किरणें का। अब रक्त किरणें का देखिएगा सर कुहरे में फोटोग्राफी करने में या फिर रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है रक्त किरण का यूज। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग किया जाता है, तो ये रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अब देखिए सर आ गया है अगला टॉपिक है ऊष्मा ताप और ऊष्मा गतिकी। देखिएगा ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है, लेकिन एक व्यवहारिक मात्रक होता है सर कैलोरी पर केजी कैलोरी होता है। अब देखिएगा इसकी देखिएगा आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिएगा इसमें क्या है सर, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतराल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं सर? अभिवहन कहते हैं। देखिएगा दूरी अगर जो अधिक होगा, दूरी अधिक होगा तो ध्वनि की तीव्रता में क्या होगा सर? तो तीव्रता में कमी आ जाएगा। दूरी क्या होगा? अधिक हो जाएगा तो ध्वनि की तीव्रता कम जाएगा। और दूरी देखिएगा जैसा ही कमेगा ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगा? तो तीव्रता अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित कौन सा तापमापी सीबैक प्रभाव पर आधारित है? तो ताप युग्म तापमापी है सर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, परम शून्य ताप है क्या? तो ये एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतः तापमान है जो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है सर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापमान देखिए ताप कर्व ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? दर्व तापमापी का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई नहीं, इसका कारण क्या है सर? तो अवस्थित होती है, इसी का कारण है। क्वेश्चन में देखिएगा 6, सामान्य स्थिति मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 होता है, अप्रॉक्स में 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है।
केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा, और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा स्टीफन के नियम पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ की ताज़ा रखने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टीन की चादर के नीचे नहीं, क्यों? अब देखिए इसका रीजन है कि क्या होता है, पत्ते पानी छोड़ते हैं जो कि वाष्प बनकर कुछ उष्मा में सूख जाते हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा है, पत्ते पानी छोड़ते हैं जबकि उष्मा बनकर कुछ उष्मा को सोख लेते हैं, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना क्या समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। इसका एक सूत्र होता है सर C/5 अब बराबर क्या होता है K - 273/5 होता है, और बराबर F क्या होता है F -32 बटा क्या होता है 9, और र्यूमर का होता है R/4। ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल का क्वथनांक उच्चतम होगा? तो देखिएगा सुंदरबन डेल्टा नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं, नील डेल्टा नहीं, देखिएगा क्या हो जाएगा मृत सागर, जिसे डेड सी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो हो जाएगा जल का। कितना होता है 4200 जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग में लाया जाता है, क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है सर? उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, भोजन बनाने वाले बर्तनों की तली काली एवं खुरदरी बनाई जाती है, क्यों? इसके पीछे है सर, काले एवं खुरदरी पृष्ठ की अवशोषण क्षमता क्या होता है? अधिक होता है, इसकी वजह से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाएगा। देखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है सर? घनत्व अधिकतम होता है। देखिएगा एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, एक होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो आयतन में क्या होगा सर? तो आयतन घटेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए पूछता है अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और देखिएगा गर्मी के दिन में, गर्मी जब आता है तो कहता है कि शीशा का बोतल में कभी भी पानी भर करके फ्रिज में नहीं रखें, क्योंकि बर्फ़ जैसा ही बनेगा आयतन क्या होगा? प्रसार, यानी बढ़ेगा उसका आयतन। इससे क्या होता? शीशा वाला बोतल फट जाएगा, इसीलिए पानी भर के शीशा वाला बोतल कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्न ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? तो इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करता है किस पे? तो ये जो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ठोस से द्रव पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको गलन कहते हैं। ठोस CO2 को सूखी क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन 19, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया का दौरान जल क्या होता है? ठंडा रहता है। तो ये बाष्पीकरण क्रिया के द्वारा हमारे घड़े का पानी क्या होता है? ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आदर्श कृष्णिका किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? तो ये हो जाएंगे सर केवल उच्च तरंगदैर्घ्य की। क्वेश्चन नंबर 21, कणों के द्वारा उष्मा स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये चालन कहते हैं। कण एक दूसरे में जाता है सर, ये ठोस में उष्मा का संचरण होता है। विकिरण क्या होता है? बिना किसी माध्यम के सहायता से विकिरण होता है। और देखिए संवहन में क्या होता है? गैस और द्रव का उष्मा का संचरण होता है संवहन में। फ्रिज में जो ठंडा होता है संवहन क्रिया के ही कारण होता है। देखिए गर्म वायु या गर्म पानी क्या होता है? भारी होता है, और ठंडा देखिएगा गर्म जो होता है वो क्या होता है? हल्का होता है, और ठंडा जो होता है वो भारी होता है।
फ्रिज में फ्रिज पेटिका देखिएगा ऊपर लगा हुआ रहता है और सभी सामान क्या होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ देखिएगा पूरे फ्रिज में क्या है, गर्म हवा भरा हुआ है, ऊपर फ्रिज पेटिका है, तो ऊपर वाले हवा को ठंडा कर करके नीचे भेजता है, तो ठंडा हो जाएगा हवा, तो नीचे भारी होता है, इसकी वजह से नीचे चला आता है। और गर्म हवा या गर्म पानी क्या होता है, हल्का होता है, वो ऊपर उड़ करके जाता है और फिर उसको ठंडा करके नीचे आ जाता है। यही संवहन की क्रिया होता है फ्रिज में। क्वेश्चन में देखिएगा 22, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा, तो ये सर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे निर्मित होते हैं, तो ये जल वाष्प से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? इसके पीछे कारण क्या है सर? अधिक दाब के कारण उबलते जल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा और दो टुकड़े को आपस में, बर्फ के टुकड़े को लेकर के दबाएंगे तो क्या होगा, दोनों बर्फ की टुकड़ा आपस में सट जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एक NAC कि देखिएगा 1 टन का उल्लेख का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय है सर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, जब 1 टन द्रवीभूत जल 0 डिग्री सेल्सियस पर को 1 घंटे को ठोस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर परिवर्तन कर दें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा सर, पारा। पारा देखिएगा थर्मीमीटर का आविष्कार फॉरेन हाइट ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, अभी जस्ट बताया है ना, टूट जाती है क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और एक पूछता है कि ठंडा में पानी वाला पाइप फट जाता है क्यों? क्योंकि पानी क्या होता है सर, जमने पे क्या होता है, आयतन उसका बढ़ेगा, तो इसी की वजह से पाइप ठंडा के दिनों में फट जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, कैसी होती है सर, तो ये होती है प्रकाश के बराबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? इसका कारण है इसमें संलग्न गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, देखिएगा तापीय चालकता से संबंध के कर्म बताइएगा, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा सर, इस्पात में, इस्पात उसके बाद क्या होगा, तो इस्पात में भी कौन सा आ जाएगा, स्टील आ जाएगा सबसे ज़्यादा। देखिए स्टील ना इसमें ना इसमें है, कहाँ है, यहाँ, तो स्टील है। उसके बाद क्या होगा, जल में, और सबसे कम होता है सर लकड़ी में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, तो ताप वैद्युत उच्च तापमापी करते हैं। ये 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर के माप लेता है सर। पैलेटिनियम प्रतिरोध जो है तापमापी, ये -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। और देखिएगा मरकरी, ये -39 डिग्री पर जाकर क्या होता है सर, -39 डिग्री पर जाते जाते जम जाता है। और देखिएगा अल्कोहल, ये कितना होता है, तो -115 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर ये भी जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये देखिए नियम कौन सा है, तो ये किरचॉफ का नियम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो ये तापमान के अंतर का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 35, शीतकाल में ऊनी कपड़े को गर्म रखते हैं क्यों? इसमें शरीर की ऊष्मा से बाहर जाने को रोकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, निम्नलिखित पे विचार कीजिए, ऊष्मा शोषी देखिएगा, एक ऊष्मा अवशोषी की जाती है, तो हाँ देखिएगा प्रकाश रासायनिक प्रकाश उत्सर्जित करती है, नहीं सर ये क्या है, गलत है। प्रकाश रासायनिक जो होता है ये दूसरे देखिएगा तरंग दर विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है सर। विद्युत रासायनिक देखिएगा ये विद्युत उत्पादित करता है, तो हाँ करता है, यानी 1 और 3 सही है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह ताप जिस पर बर्फ जल तथा
वाष्प संतुलन में रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, समतापीय अवस्था में देखिएगा आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा आती है, तो ये वाह्य करने में आती है सर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल पे 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो हाँ ये सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर पारा का उपयोग किया जाता है, तो हाँ वो शीशा में चिपकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, यदि समतापीय प्रक्रम में किसी गैस को ऊष्मा दी जाएगी तो क्या होगा? वे गैस क्या होगा सर? धनात्मक कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या होता है? तो ये गुप्त ऊष्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा सर, द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, परम शून्य तापमान पूछ रहा है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लगभग में कितना है? देखिएगा ये माइनस अभी बताए थे 273 क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोल सकते हैं सर? इसको 0 केल्विन भी हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा एग्जैक्ट 273 पॉइंट कितना होता है? 16.16 होता है। अब देखिएगा पहले सेल्सियस पैमाने को क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, बर्फ को लकड़ी के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो ये बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। और एक और पूछता है कि गिलास में बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है और गिलास भरा हुआ है, अगर जो पूछता है पूरे बर्फ पिघल जाए तो बताइएगा कि पानी पे क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए सर पानी पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन में देखिएगा 45, ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई होती है क्यों? तो इसमें देखिए सर गर्म करने पर द्रवों की बहुत अधिक प्रसार होती है इसकी वजह से। और देखिएगा एक पूछता है अल्फा, एक पूछता है बीटा, एक पूछता है गामा, ये तीनों का अनुपात पूछता है सर। तो 1:2 अनुपात कितना होता है? 3। देखिएगा बीटा बराबर क्या होगा? बीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फा। अब पूछेगा गामा, तो गामा बराबर क्या होगा सर? तो ये 3 अल्फा हो जाएगा। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है सर। कोई भी समस्या हो बीच में तो आप बताइएगा, कमेंट में करके सुधारने का कोशिश करेंगे और कल आपके लिए फिर नया टॉपिक लेकर के आएंगे।